So we'll start with PYQs of JEE. तो हमने लास्ट लेक्चर में वर्नियर कैलिपर देखा था, उसके क्वेश्चंस इसमें अपने आप ही कवर हो जाएंगे. तो we'll start with PYQs of JEE मेंस. सबका ध्यान यहाँ पे. Which of the following groups have different dimensions? अभी हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि हमको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF और वोल्टेज सेम होता है. पोटेंशियल डिफरेंस EMF वोल्टेज इन सबका डायमेंशंस है सेम. तो ये तो सेम डायमेंशंस है. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस. तो यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस और स्ट्रेस के डायमेंशंस सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर के भी सेम है. तो ये तीनों के डायमेंशंस सेम है. हीट इज एनर्जी, एनर्जी इज एनर्जी, वर्क इज आल्सो एनर्जी. तो इसके डायमेंशंस भी तो किसके सेम नहीं है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एट दिस स्टेज इट इज टू अर्ली टू टेल यू कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. लेकिन मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सो दैट कम से कम आगे जाके सुनोगे तो याद रहेगा. डायपोल मोमेंट, पहली बात तो डायपोल मतलब हमारे पास दो चार्जेस है. अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, इसको बोलते हैं डायपोल. कंडीशन है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 नहीं लिख सकते. इसको डायपोल नहीं बोलोगे. फिर डायपोल मतलब अगर मेरे पास प्लस 10 कूलम है तो माइनस भी 10 कूलम ही होना चाहिए. तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या बोलते हैं? डायपोल. क्या बोलते हैं इसको? और इन दोनों चार्जेस में जो डिस्टेंस है वो है 2L. सेंटर से L और सेंटर से L. तो सेंटर ऑफ द डायपोल से पॉजिटिव चार्ज इज एट L डिस्टेंस एंड नेगेटिव इज आल्सो एट L डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2L. अभी जो डायपोल मोमेंट होता है ना, डायपोल मोमेंट को आप डिफाइन करते हो, इसका डेफिनेशन है ये: दोनों में से कोई भी एक चार्ज उसका मॉड, मतलब मैं नेगेटिव चार्ज भी लूंगा तो भी क्या लिखूंगा? प्लस क्यू, क्योंकि क्या लिया मैंने? मॉड. इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू कितना है? 2 है. इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट. तो अब आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता हो गया. Q इंटू 2L. Q मतलब चार्ज, चार्ज होता है कूलम में और लेंथ होता है मीटर में. तो ये बन गया उसका SI यूनिट, कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर. वेरी गुड. डायमेंशंस फाइंड करने तो वो भी कर सकते हो. और बाय द वे डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से. किससे? P. डायमेंशन फाइंड करने हैं तो P के डायमेंशंस होंगे चार्ज के डायमेंशंस इनटू लेंथ के डायमेंशंस. चार्ज क्या होता है याद है क्या? करंट इनटू टाइम. करंट मतलब A, टाइम मतलब T और लेंथ मतलब 1. तो L1 A1 T1 ये आगे डायमेंशंस. इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन डी में थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r². राइट. या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस फाइंड करके बताओ. तो लोग अभी यहाँ पे भी यहाँ ध्यान दो. आप सब यहाँ ध्यान दो. प्रॉब्लम क्या है? दोनों फॉर्मूला सही है लेकिन फिर आपको एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस पता होने चाहिए. तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता है. इसके लिए मैं ये नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा फोर्स अपॉन चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशन होते हैं M1 L1 T-2 और चार्ज होता है A इंटू T, करंट इंटू टाइम. सो दैट विल बिकम M1 L1 T-3 एंड A-1. बट अब लॉजिकली सोचो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के डायमेंशन सेम हो सकते हैं क्या?
नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन सेम नहीं है, तो वहां से भी आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। पर अभी इतना किया ही है, थोड़ा और। वैसे फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, किससे? फाई। तो फ्लक्स का डायमेंशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन वो क्या है आपके? m1 l1 a माइनस, और एरिया क्या होता है? तो L2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कितना हो गया? M1 L3 T माइनस 3 और A माइनस 1। वेरी गुड। तो अभी आपको डाइपोल मोमेंट क्या है? कम से कम फॉर्मूला याद है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। करेक्ट। डायमेंशंस क्या आ गए? L1 A1 T1। और फ्लक्स के डायमेंशंस क्या आ गए? M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस क्या है? M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, सब में सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन 0 आर। अभी ये परमिटिविटी के डायमेंशन हमने पहले भी फाइंड किए थे। फॉर एग्जांपल नहीं याद है तो वापस कर लो। अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और दोनों में डिस्टेंस r है, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाय f r स्क्वायर। आपको जब एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन चाहिए तो 1/4 पाई जो है ना, वो तो नंबर है, 4 पाई का नंबर। डायमेंशंस ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 इंटू Q2, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, और चार्ज होता है A1 T1 उसका स्क्वायर। फोर्स M1 L1 और R का स्क्वायर L3। तो ये L2 और वो 1 हो गया 3। करेक्ट, गुड, राइट। जिनको अभी भी ध्यान में नहीं आया तो मैंने बस ऐसा लिखा है, उसको 3 कर दिए, तो हो गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M माइनस 1। ये L3 ऊपर जाएगा A2 और T4। देखो कहाँ पे है, एक एक करके पावर चेक करो। T का पावर 4 कहाँ पे है? +4 कहाँ पे? T का पावर खत्म हो गया। एक ही जगह पे T का पावर +1 ऑप्शन भी आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सबका? ये जो अगला क्वेश्चन है ये हमको फिलहाल पेंडिंग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप बाकी के 12th में ही सीखोगे, तो फॉर द टाइम बिंग लेट अस कीप इट पेंडिंग। क्योंकि इंडक्टेंस क्या है? अच्छा, L इज लेंथ, तो सॉल्व हो जाएगा ये। चलो कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, विल नॉट कीप इट पेंडिंग। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ x? क्या दिया हुआ है x का फॉर्मूला? एप्सिलॉन 0 LV अपॉन T। एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो तो अभी देखा ना तुमने, क्या था परमिटिविटी का डायमेंशन? एक एक करके बताओ। एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस, L के डायमेंशंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस और टाइम के डायमेंशन। अब बताओ, M माइनस 1 माइनस 3 A2 और T4, बराबर, गुड। L इज लेंथ, उन्होंने ऐसा बोला है, L इज लेंथ, तो लेंथ इज L/1। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 2 से 3 बार डिराइव किया है। फिर भी किसी को याद नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ,
इफ यू रिमेंबर, वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के डायमेंशंस होते हैं, वर्क इज एनर्जी m1 l2, और चार्ज होता है a1 t, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, m1 l2 और a1 और m माइनस वन, वेरी गुड। तो m1 l2 t माइनस थ्री और a माइनस वन, गुड। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे m1 l2 t माइनस थ्री a माइनस वन, और नीचे एक टाइम है ना, चेक कर लो, लेकिन यहाँ पे बोला ना t इज टाइम, तो क्वेश्चन में चेक किए बिना अजम्पशन नहीं लेना, तो ये टाइम है, गुड, पक्का पक्का, ओके। तो दिस इज इक्वल्स टू m माइनस वन प्लस वन, क्या हो गया, कैंसल हो गया, ओके, तो m नहीं आएगा। l माइनस थ्री प्लस थ्री, कैंसिल है ना, पक्का कैंसिल ना, ओके। a टू और a, तो a कितना बचा, वन, a बचा वन, तो a वन, t फोर, फोर में से गए तीन, तो कितना बचा, ऊपर t1 नीचे t1, तो बचा क्या, a1, तो a1, व्हाट इज a1, करंट, तो ये क्या है, करंट है, ओके, बाकी सब कैंसिल हो गया। हो गया, ये सिर्फ प्रॉपरली एडजस्टमेंट देख लेना, m माइनस वन प्लस वन कैंसिल, l माइनस थ्री था और टोटल l प्लस थ्री था वो भी कैंसिल, a टू और a माइनस वन, तो एक a बचा, t रेस टू फोर में से तीन गए, तो एक t न्यूमरेटर में और एक t डिनोमिनेटर में, तो सब कैंसिल होकर सिर्फ बचा क्या, a, राइट। तो ओवरऑल सिर्फ ओनली a रेस टू वन विल रिमेन, दैट इज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा स्लो कर दूंगा, पर ध्यान दो। इन द रिलेशन p इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e रेज टू माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, p is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensional formula of beta will be, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास प्रेशर का एक फॉर्मूला है अल्फा अपॉन बीटा e रेज टू माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, इसमें z डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और थीटा क्या है, टेम्परेचर, थीटा क्या है, और आपसे क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ बीटा, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहले ये याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, e रेज टू एनीथिंग इज अ नंबर, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, वो नंबर ही होता है। e के पावर में जो भी देखा, ये पूरा का पूरा मिला के क्या है, नंबर, और नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं, मतलब ये एक नंबर है, इसके डायमेंशन नहीं आएंगे। तो अब जस्ट पे अटेंशन हियर, तुमको किसके डायमेंशन चाहिए थे, तो बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा बाय पी, मतलब मुझे बीटा के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो मुझे अल्फा और पी के डायमेंशंस पता होना चाहिए। पी तो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स होता है m1 l1 t माइनस टू, और एरिया होता है l2, वो ऊपर गया तो l माइनस टू, मतलब ओवरऑल प्रेशर है m1 l माइनस वन और t माइनस टू, हो गया। अल्फा के डायमेंशंस पता है क्या, नहीं, तो हमको अल्फा के डायमेंशंस पहले फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन अल्फा के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए तुमको चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन, ठीक है। अब अल्फा के डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा क्या है, नंबर है, और एक्सपोनेंशियल का पावर भी पता है क्या होता है, नंबर होता है, ऐसे लिखते हो ना, e रेज़ टू 1, e रेज़ टू 2, e रेज़ टू 3, e रेज़ टू 4, मतलब पावर भी कौन होता है, इसमें जो अल्फा z अपॉन k थीटा है,
ये खुद ही क्या है, नंबर। अगर ये नंबर है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, कुछ नहीं, डायमेंशन लेस है वो, करेक्ट, राइट, दैट इज डायमेंशन लेस। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा डायमेंशन लेस है। फिर हमको यहाँ से अल्फा के डायमेंशन मिल जाएंगे, क्या आ जाएंगे, के थीटा के डायमेंशन, क्योंकि ये वहां गया तो मल्टीप्लाई हो गया और जेड डिवाइड हो गया। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सिर्फ आपको के, ये नया क्वांटिटी है, पहली बार सुना होगा, शायद केमिस्ट्री में सुना होगा तो सुना होगा, नहीं तो अभी सुन रहे हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके सिर्फ डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके डायमेंशन आते हैं, क्या आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ। तो इसके डायमेंशन आते हैं m1 l2 t माइनस टू के माइनस वन। m1 के डायमेंशन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, m1 l2 t माइनस टू और k माइनस वन, करेक्ट। अब देखो, अगर याद नहीं रहे कोई बात नहीं, याद कैसे रखना है वो बताता हूँ मैं। यू नीड टू हैव अ गेस, यू नो व्हाट इज m1 l2 t माइनस टू, एनर्जी, और k केल्विन का k है और रेस टू माइनस वन है, तो वो नीचे आ जाएगा, तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन, तो अभी याद रखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन होता है, एनर्जी अपॉन, वेरी गुड। तो अगर याद रह गया तो समझ में आ जाएगा, गुड। तो ये आ गया आपके पास m1 l2 t माइनस टू k माइनस वन, और थीटा कौन था, टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे, k, और z कौन था, z डिस्टेंस, क्या था, डिस्टेंस, मतलब l1। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें k माइनस वन प्लस वन कैंसल, ऊपर l2 है, नीचे l1 है, तो अल्फा ओवरऑल क्या बन गया, m1 l1 t माइनस, मतलब फोर्स, क्या बन गया, फोर्स। तो फोर्स आ गया, तो देयरफॉर बीटा के डायमेंशंस आ जाएंगे, क्या थे बीटा का फॉर्मूला, अल्फा बाय प्रेशर, करेक्ट। अल्फा इज, अभी सुनो लॉजिकली सुन लो पहले, सिर्फ हर बार डायमेंशन नहीं लिखना, लॉजिकली स्पीकिंग तुमको प्रेशर के डायमेंशन पता होंगे, क्या है, m1 n माइनस वन, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचो, अल्फा एरिया है कि नहीं, तुम नहीं, सॉरी फोर्स है कि नहीं, फोर्स है ना, और ये कौन है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स फोर्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, सिर्फ एरिया, क्या होता है L2, क्या होता है L2, L2, ऑप्शन ए। फिर भी तुमको करना है, पूरा सॉल्व करो, m1 l1 t माइनस टू, और ये क्या था, m1 l माइनस वन t माइनस टू, तो m1 l1 t माइनस टू t माइनस टू कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो कितना हो गया, आ गया, गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसका शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट, ट्रिक ट्रिक, चलो ध्यान दो, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ट्रिक खुद से बनाना पड़ता है, यू हैव टू मेक योर ओन ट्रिक्स। प्रेशर क्या था, अल्फा बाय बीटा, ई रेज टू माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा। हमको पता लग गया ना कि ये नंबर है, पता लग गया ना, और क्या चाहिए था, बीटा। अगर ये नंबर है तो उसको भूल जाओ, तो फॉर्मूला बचा क्या, P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, तो P इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, तो बीटा क्या होगा, अल्फा बाय प्रेशर, और ये हो जाएगा अल्फा बाय फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया जाएगा ऊपर, तो अल्फा एरिया अपॉन फोर्स, करेक्ट। अब ई रेज टू एनीथिंग इज अ नंबर, और ये खुद पावर भी नंबर है, क्या है ये, नंबर है, तो मैं अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल्स टू वन लिख देता हूँ, नंबर तो है, नंबर लिख दिया, नंबर लिख दिया, हो गया। फिर अल्फा क्या आएगा, के थीटा अपॉन
जेड। अब के मैंने बताया था, अभी बताया, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर लेते हैं, थीटा। तो के क्या है, एनर्जी अपॉन, तो ये कौन है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, कौन है ये, एनर्जी अपॉन, और थीटा अपॉन जेड। तो थीटा थीटा कैंसल हो गया, वेरी गुड, कैंसल हो गया, है ना। ये एनर्जी अपॉन डिस्टेंस बचा, कौन बचा, एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, भी याद रखना एनर्जी अपॉन डिस्टेंस है। पहले तो बीटा याद रखो, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज बीटा, अल्फा ए अपॉन फोर्स, करेक्ट, राइट। और अल्फा क्या आया, एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन, वेरी गुड, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। यू नो वर्क भी एनर्जी होता है ना, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा फोर्स है, तो फिर बीटा कौन है, तो एरिया, एरिया एल टू था। तो डायमेंशन नहीं करते तो भी चलता, ऐसा भी सॉल्व किया, ओके। तो जे डबल ई जैसे एग्जाम्स में दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला अभी याद रखने हैं, तब जाके स्पीड बढ़ेगा। नहीं तो हम डायमेंशन डायमेंशन खेलते रह गए ना, इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा फॉर्मूला के थ्रू भी सोचो। अब अगला क्वेश्चन, अ वायर हैज अ मास 0.3 plus minus 0.003 grams. What is the value of mass? 0.3 gram. What is error in the measurement of mass? और उस वायर का रेडियस का वैल्यू कितना है, और एरर कितना है, ओके, 0.5 mm is the radius and error is 0.005 mm and length is 6 centimeter, error in length is 0.06 centimeter. Maximum percentage error in the measurement of density. What is the formula of density? Mass upon volume. Wire is like a cylinder. Wire, ये वायर है ना, ये लुक, दिस इज अ वायर, सिलेंडर सा दिखता है ना ये। रिमेंबर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एल, वेरी गुड। तो एरिया इनटू लेंथ, दिस इज बेसिकली m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। व्हाट इज डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा, लेकिन परसेंटेज के लिए इंटू 100, गुड। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m। व्हाट इज डेल्टा m, व्हाट इज डेल्टा m, डेल्टा m 0 पॉइंट अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r। व्हाट इज डेल्टा r, 0.005 अपॉन 0.5 प्लस डेल्टा l। व्हाट इज डेल्टा l, 0.06 upon 0.66, okay okay okay, good, into 100। अब इट इज सो गुड क्योंकि नंबर अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर है, कैलकुलेशन सिंपल है। ये पता कितना है, 3 into 10⁻³ और ये पता कितना है, 3 into 10⁻⁻1। एक्चुअली तो आंसर आ गया 2 into, ये पता कितना है, 5 into 10⁻³ और ये पता कितना है, 5 into 10⁻⁻1। ये पता है 6 into 10⁻² अपॉन, और बाहर कितना है, 100। तो आंसर आ गया, क्यों आ गया, गया 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 गया, ये भी गया और गया। अब ऐसा है ना, लुक, 10⁻³ और नीचे 10⁻⁻1 -2, और बाहर का 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻² और 10⁻+2, 10⁻³ था, 10⁻1 था, तो कितना बचा, -2, और ये 100 अंदर आ गया, 10⁻² और 10⁻+2 कितना हो गया, 1। यहाँ पे भी वही है, 10⁻³ -1 और ये 100 अंदर आ गया, तो 10⁻² गया, तो क्या बचा, क्या बचा, 2। अरे यहाँ तो कुछ नहीं रहा इसलिए मान लिया, यहाँ 2 है ना, और उधर कितना बचा, तो कितना है, 4%।
चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। A student measures the time period of 100 oscillations। सबसे पहले स्टूडेंट सिंगल ऑसिलेशन नहीं मेजर कर रहा है, वो 100 ऑसिलेशन मेजर कर रहा है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। तो उसने टोटल 100 ऑसिलेशन 4 बार मेजर किए। दैट डेटा सेट इज, पहली बार जब 100 ऑसिलेशन मेजर किए तो कितना टाइम लग गया? 90 सेकेंड। 90, दूसरी बार 91, तीसरी बार 95 एंड लास्ट टाइम 92। वेरी गुड। If the minimum division in the measuring clock is 1 second, मतलब लीस्ट काउंट है, कितना है? 1 सेकेंड। मतलब तुम 1 सेकेंड के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसा ही मेजर कर सकते हो, है कि नहीं? है ना? राइट। कैन वी मेजर 1.5? कैन वी मेजर 1.8? नो। तो ये आंसर तो आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आने ही नहीं वाला है। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द ऑप्शंस। क्योंकि लीस्ट काउंट ही 1 है, तो मैं फिर 1 के बाद 2 सेकेंड ही मेजर करूंगा ना, 1.8 कहाँ से मेजर कर लिया? तो वो तो नहीं आएगा। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, रिपोर्टेड मीन टाइम, मीन टाइम मतलब मीन टाइम अलॉन्ग विथ एरर। अब टाइम कहाँ बचता है वो भी ध्यान दो। सबसे पहले तुमको रिपोर्टेड मीन टाइम चाहिए, मतलब तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए क्या चाहिए? मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, ऐसा ही है ना? 4 नंबर, कौन से 4 नंबर थे? 90, 91, 95 एंड 92। सही है। इसका क्या करोगे? मीन करोगे। कैसे करते हो? 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 बाय, मत करना 92 92 92 92, मतलब तुम्हारा टाइम बच गया। चारों ऑप्शन में सेम नंबर है तो मीन क्यों कर रहे हो? अगर अलग दिया होता तो करते। तो अब हमारा टास्क रह गया सिर्फ क्या फाइंड करना, क्या करना? अब एरर कैसे फाइंड करोगे? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ टू फाइंड आउट एरर। तो ये जो लिखते हो ये कौन सा एरर होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है वो? वेरी गुड। तो इसका मतलब तुमको पहले 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 रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर तुमको दूसरे रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर तुमको तीसरे में भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा, और फिर सबका क्या करेंगे? मीन करेंगे। वेरी गुड। तो लेकिन हमने टाइम बहुत सारा सेव कर लिया, विच इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। मीन वैल्यू कितनी आएगी? 92, 92 ही आएगी। और पहला रीडिंग कितना था? 90, तो कितना आ गया? 2। 92, दूसरा कितना है? 91, तो कितना आ गया? 1। 92, तीसरा कितना है? 95, तो कितना आ गया? 3। और लास्ट 92, 92 कितना? 0, 0। इन सबका मीन करेंगे तो डेल्टा टी एम, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 4 की 3, 4 की 3, 4, 4। मैंने मतलब कभी कभी क्या होता है ना, घाई घाई में हम लोग बोलते हैं 0 है ना, छोड़ो। 2 प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, गलत है, बाय 4, क्योंकि तुमने 4 मेजरमेंट लिए तो 4। तो कितना हो गया ये? 6/4। और 6/4 3/2, मतलब कितना? 1.5। लेकिन वेट, 1.5 आ सकता है क्या? नहीं। तो 1 आएगा या फिर 1.5 का अगला इंटीजर आएगा, कौन आएगा? तो अगला इंटीजर कौन है? 2। तो ऑप्शन क्या है? हो गया। डन? पक्का पक्का? डन। अगला क्वेश्चन। अब ये 7वां और 8वां क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली पेंडिंग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको डेरिवेटिव्स का नॉलेज होना चाहिए, जो आपका अगला चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। जब तक डेरिवेटिव्स में सिखाता नहीं हूँ तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, तो वो हम लोग पेंडिंग रखेंगे, बाद में कर लेंगे उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, व्हाट इज जी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फॉर्मूला कौन सा यूज किया? 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। एंड ही कमिट्स एन एरर ऑफ डेल्टा एल, मतलब लेंथ मेजरमेंट में एरर कितना है? डेल्टा एल। फॉर दैट ही टेक्स द टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन, मतलब उसने एक ऑसिलेशन नहीं मेजर किया, कितने किए? एन। कितने किए? एन। ओके, विथ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट डेल्टा टी, जितना लीस्ट काउंट उतना ही एरर, तो टाइम एरर कितना है? डेल्टा टी। एंड एडिशनली ही कमिट्स अ ह्यूमन एरर ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो ये 4 डेटा सेट है, द मेजरमेंट ऑफ जी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट। क्वेश्चन समझ में आया? मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, नीट वालों के लिए भी आ सकता है ये। एक स्टूडेंट है जो एक एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है, उसको जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसने फॉर्मूला यूज किया 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। उस लेंथ मेजरमेंट में कितना एरर कमिट कर दिया? डेल्टा है। और जी मेजर करने के लिए क्या मेजर करना पड़ेगा? टाइम पीरियड, राइट? टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं? ऑसिलेशंस। मैंने बताया था व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट इज कॉल्ड एज। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, मान लो मैंने 100 ऑसिलेशन मेजर किए, कितने? और टोटल टाइम लग गया 200 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 सेकेंड्स, राइट? तो स्टूडेंट कितने ऑसिलेशन मेजर कर रहा है? एन। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली मैंने एक बार बताया भी था आपको कि जितने ज़्यादा मेजरमेंट लोगे ना, जितने ज़्यादा मेजरमेंट लोगे, आंसर उतना ही वेरी गुड। तो एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आंसर तो यही खत्म हो गया आपका। फिर भी मैं आगे समझा देता हूँ। अब अगर इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा एरर एरर के टर्म्स में लिखोगे, तो डू यू रिमेम्बर 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं? तो डेल्टा जी बाई जी क्या आएगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। सही है। जी की वैल्यू एक्यूरेट होने के लिए एरर कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम। और एरर डिपेंड किस पे कर रहा है? एरर इन लेंथ पे और एरर इन, तो ये तो कम होने ही चाहिए। देखो इधर 5 5 5 था, इधर कितना है? 1। वेरी गुड। इधर 0.2 0.2 0.1 था, तो कम कौन सा है? 0.1। ये कम होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए, है ना? लेकिन नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बराबर, करेक्ट। तो वापस एक बार समझ लो, जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करने वाले हो लेंथ मेजर करने के लिए, उसमें एरर कम होना चाहिए। जो तुम क्लॉक यूज कर रहे हो टाइम के लिए, उसका एरर भी कम होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ रीडिंग्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स ज्यादा हो उतना ही एरर क्या होता है? तो एक ही तो ऑप्शन था जिसमें लेंथ में एरर सबसे कम है, टाइम में एरर भी कम है, और नंबर ऑफ ऑप्शन सबसे ज्यादा है। वेरी गुड। अब ये बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पेंडुलम है, इसको यहाँ से छोड़ा, क्या कर रहा है? हाँ, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं? हाँ, अब बताओ, अब क्या कर रहा है? ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कम है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? उसके मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हो एम्पलीट्यूड। मतलब कितना दूर गया? जितना ज़्यादा दूर जाएगा क्या होगा पता है? उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम मेजर करोगे। ज़्यादा टाइम लग गया ना। अभी इसको रियल लाइफ में बताता हूँ। ये ऐसा है, रियल लाइफ में इमेजिन करना पड़ेगा फिजिक्स आपको। मैं पार्टिकल हूँ, मैं यहाँ से वहाँ गया और वहाँ से यहाँ आया। मैं क्या कर रहा हूँ? ये व्हाट इज दिस मोशन? ऑसिलेशन। वेरी गुड, बराबर, पक्का। नाउ इमेजिन मैं छोटे छोटे पाथ ले रहा हूँ, तो टाइम पीरियड मेरा क्या है? कम है। तो ज़्यादा मेजरमेंट करूंगा ना अगर टाइम पीरियड कम होगा तो, बराबर। ज़्यादा दूर गया तो बात वही है, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा
उतना नंबर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस ऐसा ही है, वो समझने वाला है वो। अब आ जाते हैं, हमने जो कल थ्योरी टॉपिक कवर किया था, याद है क्या कुछ? क्या क्या सीखा था कल? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टीरोमीटर। गुड। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अ स्टूडेंट measures the length of a rod, measured the length of rod and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? तो एक स्टूडेंट ने क्या मेजर किया? लेंथ ऑफ रॉड, और उसने क्या वैल्यू लिखा? 3.50 सेंटीमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? What is the least count of your normal meter scale? 0.1. What is the least count of vernier caliper? तो फिर कौन सा यूज किया होगा? अब कंफर्म करना तो कर लो। A vernier caliper where the 10 divisions in vernier scale matches with 9 divisions in main scale। कल भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था तुमने, अगर याद होगा तो। 10 vernier scale divisions equals to 9 main scale divisions। So what is one vernier scale division? 9 by 10 main scale division। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल में ना 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन्स है? वेरी गुड, कितने हैं? तो व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन? कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। 0 से 1 के बीच में 10 लाइन है, तो एक लाइन कितना हो गया? तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.1। तो व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन? 9 by 10 मेन स्केल डिवीजन, है ना? ऐसे था ना? हाँ, लेकिन 9 by 10 कितना होता है? और वन मेन स्केल कितना है? 0.1। तो कितना हो गया? 0.09। तो व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन? 0.09। डू यू रिमेंबर? कल ही बताया था, लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। कल ही देखा था ये। व्हाट इज वन मेन स्केल डिवीजन? व्हाट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन? वेरी गुड, सेंटीमीटर। हाउ मच इज 0.1 माइनस 0.09? 0.0 तो डेसिमल के बाद कितने नंबर दिखने चाहिए? कितने दिखने चाहिए? दो। अरे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 है, तो जब मैं रीडिंग लूंगा तो क्या दिखेगा? 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ऐसा दिखेगा ना। और अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 है, तो कैसा दिखेगा रीडिंग? 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50। तो 3.50 था कि नहीं ये? तो क्या यूज किया? वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े आगे? पक्का? ओके। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे हम लोग, लेकिन मुझे पहले सिर्फ डायग्राम देख के बताओ कि लेफ्ट साइड पे डायग्राम क्यों दिया है और राइट साइड पे क्यों दिया है? ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो क्यों होता है? टू फाइंड आउट जीरो एरर। तो जीरो एरर है कि नहीं वो बताने के लिए लेफ्ट साइड का डायग्राम दिया है, और राइट साइड का डायग्राम दिया है जो भी बॉल है उसका रेडियस मेजर करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ शोन स्क्रू गेज आर 50। तो ये जो स्क्रू गेज है ना, इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिविजन है? 50। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज 50। इट मूव्स, कितना मूव हुआ? 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। मतलब क्या? जब मैंने इस सर्कुलर स्केल को एक बार पूरी तरह से घुमा दिया, फुल रोटेशन कर दिया, तो ये मेन स्केल पे कितना आगे सरका? 0.5 mm। इसका मतलब पता है?
स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.5 mm। तुमको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट नहीं बताते ये लोग कि 0.5 mm ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है, जिसको तुम पिच बोलते हो। ये घुमा घुमा के बताएंगे, बोलेंगे एक बार पूरा घुमाओ। और मैंने कल बताया था आपको कि जब आप उसको रोटेट करते हो तो डिविजन्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। और मैंने ये भी बोला था जो दिखता है वो मेन स्केल रीडिंग होता है, बोला था ना मैंने, बोला था ना। तो यहाँ पे एक फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना शिफ्ट हुआ मेन स्केल पे, तो ये 0.5 mm किसकी वैल्यू हो गई, मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन की, जिसको क्या बोलते हैं, पिच, राइट। द डायामीटर ऑफ द बॉल इज, तो जो बॉल है इसका डायामीटर कितना। अब ये जो दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम इसके लिए है क्योंकि आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड का डायग्राम है ना, वहां पे एनविल और स्पिंडल के बीच में कुछ भी नहीं लगाया है। तो आइडियली इस केस में जो डाटम लाइन होता है, जिसको तुम सेंट्रल लाइन बोलते हो, ये सेंट्रल लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ ओवरलैप होना चाहिए था। किसके साथ, जीरो के साथ, लेकिन नहीं हो रहा है। जब ऐसा होता है तो उसमें एरर होता है, इसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीरो एरर। और जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। जीरो एरर कब होता है, जब जीरो से आगे चला गया, मतलब जीरो पीछे रह गया, है ना। ये जीरो पीछे रह गया ना, तो उसके आगे चला गया, तो ये एरर कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पहले हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करेंगे। डू यू रिमेम्बर हाउ यू फाइंड आउट पॉजिटिव जीरो एरर, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। भूल गए, कल ही तो बताया था, कल ही तो बताया था। और नेगेटिव जीरो एरर में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स माइनस इनटू लीस्ट काउंट, बराबर। कल ही तो बताया था मैंने, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करना पड़ता है पॉजिटिव जीरो एरर के लिए। और नेगेटिव के लिए टोटल डिविजन्स, कितने टोटल डिविजन्स कितने हैं, 50। इसमें से क्या माइनस करते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट। अब मुझे बताओ लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, पिच अपॉन अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। वेरी गुड, मेन स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल। व्हाट इज द पिच, 0.5 mm, भूलना मत, mm, और आंसर भी mm में है। यहाँ तक क्लियर है क्या, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, 50। You know 5 upon 50 is 1 by 10, 10 raised to minus 1, and 0.5 upon 50 is 5 by 500, that is 1 by 100, that is 0.01। तो कितना है, 0.01 mm है, mm। मैं सेंटीमीटर में लिख ही नहीं रहा हूँ, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.001 आएगा, आएगा ना, हाँ ना, पक्का, हाँ। लेकिन आंसर mm में आएगा तो सेंटीमीटर में क्यों लिखना है तुमको, ज़्यादा क्लियर। तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। अब इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, इतना होता है ना। पॉजिटिव जीरो एरर हम लोग टोटल एरर में ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं, तो यहीं पे माइनस कर लो, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, पूरा फॉर्मूला बन गया। तो जिस केस में जीरो एरर नहीं होगा, ये टर्म लिखोगे क्या, नहीं। और जिस केस में नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो हाँ प्लस, हो गया, राइट। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से मिलेगा ही नहीं। दिख रहा है कुछ, एक भी लाइन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि मैंने बोला जितना दिखता है उतना होता है। कितना दिख रहा है, 3। कितना दिख रहा है, 3। कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, पक्का 3, श्योर, पक्का। तो क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 1 full rotation of circular scale is how much on main scale,
तो ईच लाइन हियर इज 0.5 कितना है? यहाँ पे एक लाइन कितना है? 0.5। कितने लाइन दिख रहे हैं? 3। आंसर क्या आएगा? गलत, क्योंकि पहला लाइन 0 9 होता है। जेडबल है ऐसा, तो तुमको वो सिंपल क्वेश्चन परोस के देंगे नहीं। अब बताओ क्या आएगा? 1। तो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 1 mm। करेक्ट करना, mm किलोमीटर नहीं, मिलीमीटर। ओके, हाउ डू फाइंड आउट CSR? CSR कैसे फाइंड करते हैं? कैसे करते हो? अरे कैसे करते हो? कोइंसाइडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। फिर आप बोलोगे फिर पॉजिटिव जीरो एरर, और इसमें फर्क क्या हो गया? पॉजिटिव जीरो एरर निकालते वक्त तुम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो, यहाँ पे लगाएगा ऑब्जेक्ट। और CSR फाइंड करते वक्त ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब बताओ व्हाट इज द कोइंसाइडेंट डिवीजन इन दिस केस? 25। और व्हाट वाज द लीस्ट काउंट दैट यू हैव कैलकुलेटेड? 0.01। very good, in mm of course. So how much is this? 0.25 mm। ओके, अगर क्लियर, पक्का पक्का। तो प्लस क्या करेंगे? 5 mm। एंड व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर? 0.0 कैलकुलेट ही नहीं किया तुमने अभी तक। कहाँ कैलकुलेट किया? लीस्ट काउंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे? कोइंसाइडिंग डिवीजन से। लीस्ट काउंट कितना है? 0 और लीस्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 5। तो इनटू क्या करेंगे? 5। और कितना आएगा? 5 mm। तो ये 0.05 mm। 0.25 में से 0.05 गया, कितना आया? 0.20 में एक ऐड हो गया, 1.20। तो आंसर कितना आएगा? 1.20। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या फिर एक बार और रिपीट कर दूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट दिस? ओके, तो ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अभी लेकिन पूरा ध्यान दो, क्वेश्चन इज सिंपल ऑफ कोर्स, से ध्यान दो। तो ऐसा है, हमारे पास एक डायग्राम था, उसमें 2 केसेस है। अभी 2 केसेस क्यों है? सबसे पहले समझने के लिए, 2 केसेस में से एक केस ऐसा है जिसमें तुमने ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं, वो दिया होता है पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए, मतलब बेसिकली जीरो एरर फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 डायग्राम सेपरेट कर दूंगा। एक होगा जस्ट टू फाइंड आउट जीरो एरर, तो एक डायग्राम है, मतलब ये वाला है जीरो एरर के लिए, और ये वाला है टोटल स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए। तो ये जो पार्ट ए है, इट इज जस्ट टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी जीरो एरर, इफ यस तो वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव है वो डिटरमाइन कर लेंगे, वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अगर डायटम लाइन सेंट्रल लाइन से जीरो नीचे की तरफ हो तो होता है पॉजिटिव जीरो एरर, और डायटम लाइन से जीरो ऊपर की तरफ हो तो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव है? तो यहाँ पे है पॉजिटिव जीरो एरर। अब जो पॉजिटिव जीरो एरर है, इसकी हमको करनी पड़ेगी वैल्यू फाइंड। पॉजिटिव जीरो एरर हो तो इसका फॉर्मूला था कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो, बराबर क्लियर यहाँ तक? अब ये लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं हम लोग पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मेन स्केल नहीं, ऑन सर्कुलर स्केल। और पिच कैसे फाइंड करते हैं? तो पिच फाइंड करने के तरीके होते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में बोला इन्होंने कि जब मैंने एक बार सर्कुलर स्केल को पूरा घुमा दिया तो 0.5 से शिफ्ट हुआ इस पे मेन स्केल पे, मतलब 0.5 mm इज नथिंग बट पिच, या फिर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। 0.5 mm का पिच था और सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन थे, तो ये हो गया 0.01 mm। करेक्ट?
0.01 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब मुझे पॉजिटिव जीरो एरर यहाँ से मिल जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर था कोइंसिडेंट डिवीजन, लेकिन पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए पहला डायग्राम जहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं, उस केस में देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा हो रहा है 5। तो कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज 5 into 0 point how much 0.1 of course mm, तो 0.05 mm, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ तक क्लियर? यस। अब जो दूसरा डायग्राम है वो दिया था आपको टू फाइंड आउट टोटल रीडिंग, मतलब मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मैंने बोला था कि जितना दिखता है उतना रीडिंग होता है, लेकिन यहाँ तुमने को तो 3 लाइन दिख रही है और ईच लाइन कितना है 0.5, तो 3 लाइन इज 3 into 0.5 1.5। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि पहला लाइन होता है जीरो लाइन, उसके बाद कितने लाइन दिख रहे हैं 2, तो 2 दिख रहे हैं तो कितना रीडिंग आएगा, तो ये आ जाएगा 1 mm। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, फिर वही फॉर्मूला कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया था 0.01 mm, लेकिन इस बार जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो जब तुमने ऑब्जेक्ट फिक्स करके रखा है उस केस का कोइंसाइड डिवीजन है, कौन सा है 25। तो कितना हो गया 0.25 mm हो गया क्या? यस। अब हमने ये देखा था कि टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये आधी सच्चाई है, हाफ ट्रूथ। कंप्लीट ट्रूथ इज टोटल रीडिंग में तुमको पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर भी काउंट करना पड़ता है, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको माइनस करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस करते हैं। ये है कंप्लीट फॉर्मूला। अब ये है आपका 1 mm, ये है कितना 0.25, और ये कितना है 0.05। 0.25 में 0.05 गया तो 0.2, उसमें एक ऐड कर दिया तो 1.20 mm। अभी क्लियर है क्या? पक्का पक्का? तो बढ़े आगे, आगे ना, हाँ बढ़ना पड़ेगा, वी कैन नॉट स्टॉप। अच्छा ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा है। हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं इसको, वी विल जस्ट डायरेक्ट मार्क एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एक फॉर्मूला दिया है आपको। यंग्स मॉड्यूलस क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, सिर्फ फॉर्मूला दिया है 4mLg अपॉन पाई स्मॉल एल डी स्क्वायर। 4mLg अपॉन पाई स्मॉल एल डी स्क्वायर बाय यूजिंग सर्ल्स मेथड। तो हमको यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना था यूजिंग सर्ल्स मेथड। सर्ल्स मेथड क्या है ये तुम सीखोगे, चैप्टर नंबर 5 आएगा, उसमें है। अ वायर ऑफ लेंथ, कितना लेंथ 2 मीटर एंड डायामीटर कितना 0.5 mm इज यूज्ड। तो वायर यूज किया जिसका लेंथ था 2 मीटर और डायमीटर था 0.5 mm। फॉर अ लोड, वायर के नीचे एक मास लगाते हैं हम लोग, जैसे ये वायर है, इसके नीचे एक लोड है, तो वायर के नीचे लोड लगाते हैं। तो लोड कितना दिया हुआ है 2.5 kg एंड एक्सटेंशन। तुम वायर के नीचे जब मास लगाओगे तो वायर का लेंथ बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है मतलब इलांगेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? तो कितना एक्सटेंशन हुआ 0.25 mm इन द लेंथ ऑफ द वायर इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब मेजर्ड, जो मेजर होता है उसमें एरर भी होता है। क्वांटिटीज D and L आर मेजर्ड यूजिंग अ स्क्रू गेज एंड अ माइक्रोमीटर। तो जो तुमने डायामीटर मेजर किया उसके लिए क्या यूज किया, स्क्रू गेज, और लेंथ के लिए क्या किया, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पूरा नाम है उसका रिस्पेक्टिवली। स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर दे हैव द सेम पिच। कितना पिच 0.5 mm। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100। पिच भी सेम है, डिवीजन भी सेम है, तो क्या सेम है, लीस्ट काउंट और एरर और लीस्ट काउंट सेम होता है ना। इसके आगे मत पढ़ो। ड्यू टू एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ D and L आर सेम। पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी तो ऐसा लिखा था द कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ Y मेजरमेंट। अगर मैं D किससे मेजर किया, स्क्रू गेज से,
और एल किससे किया, पिच क्या था, सेम सेम था, डिवीजन क्या थे, सेम, तो लीस्ट काउंट क्या है, तो एरर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मत सॉल्व करो उसको, एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर सेम, लीस्ट काउंट सेम है तो एरर क्या आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।